नमस्कार दोस्तों। एक नया एंगल आ गया है। मैं कि हर रोज ही ट्विस्ट आ रहा है। अदानी का जो सागा है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 साल पहले अदानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन दुनिया का बन गया था। और जैसे ही ये न्यूज बाहर निकली है, सारी दुनिया ऐसा लगता है कि अदानी के पीछे पड़ गई, इंक्लूडिंग हमारा जो दुर्योधन है देश का, राहुल गांधी भी। क्यों? क्योंकि अदानी ने बोल दिया कि मैं राहुल गांधी को पैसे नहीं दूंगा। बस उसी की लड़ाई शुरू हो गई और सारी दुनिया लग गई कि अदानी को नीचे कैसे गिरना है। अब आप देखिए कि दोबारा से जैसे ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले एक रिपोर्ट आती है, भाई इसने धांधली करी है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। सुमित जैन एक भारतीय है, मैंने अपने पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, तो मेरा केस अमेरिका में लड़ना चाहिए या भारत में होना चाहिए? और अमेरिका में बैठकर वो बोल रहे हैं कि अदानी ने भारतीय पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को पैसे दिए हैं, रिश्वत दी है। हु आर यू टू एक भारतीय नेशनल के केसेस अमेरिका में कब से लड़ने शुरू हो गए? तो सारी जो एंगल है वो तो हमारे सामने है, लेकिन इसके अंदर एक एंगल और आज जुड़ गया, वो है चाइना का। आज बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि टारगेट में कौन है, कौन कर रहा है, वाई अदानी ओनली, और ये कॉर्पोरेट वॉर जो शुरू हो गया है उसका मतलब क्या है। उमेश जी, बहुत स्टडी किया है इन्होंने डिटेल में आज, और उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालने वाले हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जय सिया राम का जो नारा है हमारा, हमने तो सोचा था कि ये नारा लगाने के बाद सब कुछ चंगा चंगा होएगा, लेकिन ये बीच में से ये अदानी वाला केस ये कैसे हो गया सर? एक दिन में जो हालत हुई है यहाँ पर अदानी के शेयर की, 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ तो उड़ गया है। स्टॉक मार्केट पहले दिन देखा हमने नीचे आई है। तो ये जो है टारगेट अदानी क्यों किया गया? देखिए, भारत की ग्रोथ अगर आपने देखा होगा कि प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि 2032 तक भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। तो भारत की ग्रोथ में कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली हैं, जैसे रिलायंस है, अदानी है, टाटा है, महिंद्रा है। तो ये सब कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि न्यूज़ आई है कि अदानी बॉम्बे में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने वाले हैं। वो जिस जो जियो कन्वेंशन सेंटर को भी मात देने वाला है। सेकंड, आपको एक बार न्यूज़ आई होगी कि जियो और ब्लैक रॉक के बीच में, जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक के बीच में एक करार हुआ है म्यूचुअल फंड का। और आपको मालूम होगा कि ब्लैक रॉक इज द लार्जेस्ट हेज फंड इन द वर्ल्ड। उसका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है $11 ट्रिलियन है। इंडियन मार्केट हाई पे चल रही है सर। और अगर ऐसी चलती रही तो वो ये ब्लैक रॉक हाई पे तो इन्वेस्ट करेगा नहीं। उसको कुछ करेक्शंस भी तो चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट। आप अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें बताया गया है कि अगले 2025 में $25 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट भारत में आने वाला है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का रिपोर्ट है। तो इसमें अपने को समझ में आता है कि जो एफआईआई जो अभी उन्होंने अभी तक 1.5 लाख करोड़ का जो उन्होंने सेलिंग की है, नेक्स्ट ईयर उतना पैसा वो वापस लेके आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है, एंड समबडी इज बाइंग। एक और एक कंपनी है जीक्यूसी, जो जो अदानी में उन्होंने 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उनके भी शेयर कल उनका ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट आर्म वो भी उसका शेयर भी नीचे आ गया था, 10% नीचे आ गया था। तो उन्होंने भी आज उसका बायबैक दे दिया है। और देख लीजिए, आज अदानी के शेयर में रिवर्स भी हो गया है। पब्लिक को मालूम पड़ गया कि दिस इज जस्ट हिट जॉब। और जो यूएस की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो जिन्होंने बिना ट्रायल के इंडाइटमेंट दे दिया, मतलब सजा सुना दी है, उनको अरेस्ट करने की बात भी कर दी है। तो एक तरह से जो बोलते हैं ना हिटमैन जॉब, मर्सिनरी अटैक है भारत की ग्रोथ पे, भारत के आइकन पे। और ये डायरेक्ट अटैक है मोदी जी के ऊपर ऑल्सो। इसमें सर जॉर्ज सोरोस का भी कनेक्शन बहुत है। जो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी हैं, जो न्यूयॉर्क के जज है, जिन्होंने ये जजमेंट दिया है,
he is being appointed, he is being selected, nominated by George Soros. Or George Soros is one of the largest funders of Democratic Party. और मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी वर्क्स फॉर द अमेरिकन ओलिगार्ड्स, वो अमेरिकन जनता के लिए काम नहीं करती। अभी एक सुबह ही एक ट्वीट आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कि जुडिशियरी के अंदर लेफ्टिस्ट रेडिकल्स बहुत बढ़ गए। तो इसका यस मतलब यही है कि इनकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने जस्टिस सिस्टम से वो खुद पीड़ित है। उनके ऊपर फेक केसेस लगाए गए थे। उनको ना आने के लिए उनको इंडाइट भी किया था। उनको जलील किया गया था। उनको बोला गया था आपको प्रिजन भेजा जाएगा। तो हर तरीके से कोशिश की थी, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सके। तो सर यूएस का जस्टिस सिस्टम इज नॉट सो वेरी ग्रेट। और यहाँ पे राहुल गांधी ने बोल दिया है कि अदानी को अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि यूएस में केस चल रहा है। अगर ऐसा ही बात है तो राहुल गांधी खुद, आपको याद होगा कुछ साल पहले, 20 साल पहले जब वो यूएस गए थे, वहां पे बोला जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था कि राहुल गांधी को पकड़ लिया गया था। उस समय इंटरवेंशन किया था वाजपेयी जी ने, तब जाके ही वॉज अलाउड टू गो स्कॉट फ्री। तो अगर वैसा है तो he should have never contested the Indian elections also, क्योंकि he was found to having currency more than $10,000, which is not allowed in US. तो मेरा ये सर, मानना है। एक इवेंट का एक क्रोनोलॉजी है, अगर आप देखेंगे इसको, कि पहले जैसे डोनाल्ड ट्रंप है उसको हटाने की कोशिश की गई। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो अदानी ने इमीडिएटली उनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट किया, ट्रंप को, और साथ में ये बोल दिया कि मैं $10 बिलियन अमेरिकन इकोनॉमी में लगाऊंगा, यहां पर जॉब्स को मैं क्रिएट करूंगा। जब ये सारा कुछ होता है, यानी कि भारत के और अमेरिका के रिलेशंस को और मजबूत करने के लिए अदानी ने पहल करी, और बाइडेन ने या सोरोस ने या चाइना ने या किसी ने भी, बेशक वो भारत के अंदर बड़े कॉर्पोरेट्स हों जिन्होंने ब्लैक रॉक के साथ अभी समझौता किया है, उन्होंने अदानी को टारगेट करना शुरू कर दिया कि ये आदमी तो और भी बड़ा हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगर डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन में हो गए तरक्की में, तो इनकी तो नैया डूबने वाली है। क्या ये भी एक रीजन है, ये कॉर्पोरेट वॉर के अंदर अदानी को नीचे लेके आने की पूरी कोशिश की जा रही है? सर थोड़े दिन पहले हमने एक शो किया था, उसमें हमने बताया था कि इलॉन मस्क इंडिया में आने वाले हैं, वो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड देने वाले हैं। उसके अंदर किसको ज्यादा फर्क पड़ेगा? उसमें राइट। फर्क पड़ेगा जियो टेलीकॉम को। हम्म। और आपको ये मालूम पड़ गया था कि बहुत दिनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं, ही इज नॉट हैप्पी विद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू गिव स्पेक्ट्रम टू स्टारलिंक बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। वो चाहते हैं कि इसके ऊपर आप ऑक्शन करो। तो इट इज नॉट हैपनिंग हिज वे। और एक चीजें आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि उनका ऑलरेडी अलायंस चल रहा है ब्लैक रॉक के पास, विच इज नोन टू हैव $11 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। सर इंडिया की इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन है, 3 टाइम्स द वेल्थ ऑफ इंडिया। उनके पास पैसे हैं दैट दे मैनेज। तो उनके पास लेवरेज है सर, उनके पास वो सॉफ्टवेयर है उनका अलादीन, जिसके कारण दे कैन मैन्युफैक्चर इवेंट्स टू कॉस्ट एंड इंजीनियर अ क्रैक। और एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप मुकेश अंबानी और अदानी के बीच में कॉर्पोरेट वॉर की बात मीडिया में भी आ रही है। सब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन रिचर हो रहा है। इन दोनों के बीच में एक अघोषित वॉर भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ तरह से खटास भी है कि भारत के अंदर स्टारलिंक आ सकता है। इसके कारण द रिलायंस ग्रुप इज नॉट हैप्पी विद द मोदी गवर्नमेंट, एंड आई डू बिलीव कि इसके लिए वो अदानी को टारगेट कर रहे हैं। अदानी को टारगेट करते हैं तो मोदी के ऊपर टारगेट आता है, और उसके कारण पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। पार्लियामेंट में नहीं चलने देंगे तो कंटेंशियस रिफॉर्म्स है, जैसे ये वक्फ बोर्ड बिल है और बहुत सारे बिल है, दे आर नॉट गोइंग टू बी पास। तो एक तरह से पार्लियामेंट को भी लॉक जैम करने का विचार है। और सर ये एक चीज आपको समझने की बात है, ये जितने भी एक अदानी की अगर देखा जाए तो यूएस यूजेस इंडिया एज अ पॉन फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। उनको जहां पे हम्म। चाइना को कॉम्बैट करना है तो वो अदानी को सपोर्ट भी करते हैं। आपको याद होगा कि कोलंबो पोर्ट के लिए वो अमेरिकन फर्म्स ने ही उनको लोन दिया था $500 मिलियन का। ठीक है। और आज उनको अभी अपना जो अभी उन्होंने कल का जो इंडाइटमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने अपना वो बॉन्ड इश्यू भी स्क्रैप कर दिया है।
तो ये मेरा मानना है कि अमेरिका जब चाहे, जब उसको लगता है कि उसके इंटरेस्ट अगर कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो कभी भी इंडिया को नुकसान भी पहुंचा देता है अदानी के थ्रू। जब उनको लगता है कि वो चाइना के अगेंस्ट वो इंडिया को यूज करना चाहते हैं, वो अदानी को सपोर्ट भी करते हैं। और जब उनको लगता है कि अगर इंडिया बड़ा हो रहा है, तो अदानी को टारगेट भी किया जा रहा है। देखिए सर, केन्या में देख लीजिए, केन्या के अंदर क्या हुआ था। केन्या ने, आप कल भी हमने बात किया था, केन्या ने कल तक इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था, पावर का। और कल ही उन्होंने उनका एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया था। बांग्लादेश is also thinking for cancelling the contract with Adani. Sri Lanka is also thinking to cancel the wind generation contract with Adani. सर, ये तीनों कंट्रीज जो भी हैं, उसके अंदर बात किया जा रहा है कि इसमें अंदर चाइनीज वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ले जाएंगे। और सर, आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि केन्या में जो प्रेसिडेंट आए हैं, वो अभी प्रो यूएस है। रूटो, जो उनके अभी केन्या के प्रेसिडेंट है, कल उन्होंने जैसे ही ये पार्लियामेंट में बोला था, उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। केन्या को अफ्रीका में नॉन नेटो एलाई का स्टेटस भी मिला है। मतलब ऐसा है कि केन्या विल बी बाइंग अमेरिकन आर्म्स। सेकेंड, बांग्लादेश में भी जो इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट जो शेख हसीना के टाइम पे अदानी ने साइन किया था, उसको भी स्क्रैप करने की बात की जा रही है। वो बात अलग है कि अभी तक बांग्लादेश से अदानी को अराउंड $1 बिलियन आने बाकी है। उन्होंने क्या किया था, जो 1400 मेगावाट का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे, उसको अभी 500 मेगावाट कर दिया, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे थे। और एक चीज आपको समझना चाहिएगा, श्रीलंका में अभी एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई है। इट इज अ प्रो चाइनीज गवर्नमेंट। तो वो भी अपने विंड जनरेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट अदानी के साथ दिया हुआ था, उधर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक ऐसा है सर, इसको समझना एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसको हम एकदम से नहीं समझ सकते। दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। इसमें और भी लेयर्स आएंगे आगे जाके। सर मुझे तो मालूम है कि चाइना अदानी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर चाइना का इंटरेस्ट था, आपको मालूम है, इजराइल हो, ग्रीस हो, वो इवन की इंडोनेशिया हो, सब जगह पर चाइना का इंटरेस्ट था पोर्ट्स का। लेकिन अदानी वो सारे पोर्ट्स उनके नाक के नीचे से खिसका कर ले गया। इसलिए चाइना पूरा चाहता है कि अदानी को टारगेट किया जाए बार बार। आज पूरा दिन यहाँ पर भारत की जो ये अदानी है, इनके ऊपर टारगेट किया कि देखिए, ये एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी था, धांधली करता हुआ पकड़ा गया है। तो यहां पर स्पिन किया जा रहा है कि इंडियन बिजनेसमैन आर नॉट क्लीन। तो कौन बोल रहा है? जिसने सारे दुनिया के चीजों को चोरी कर लिया, कॉपी कर लिया बेशर्मी से, आज वो बोल रहा है, नैतिकता की बात बोल रहा है चाइना, कि भारत के जो बिजनेसमैन है वो नैतिक नहीं है। सर, अदानी ने हाइफा पोर्ट चाइना की नाक के नीचे से लिया था। और यस। ये जो पोर्ट है आईमेक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर। एक चीज है, भारत ने अभी तक आईएनएसटीसी पोर्ट पे भी काम कर रहा है, आईएनएस इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ऊपर। अभी आपने कल एक न्यूज सुनी होगी, सीपेक के थ्रू पाकिस्तान, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था आपके शो पे, आरजू के शो पे, कि पाकिस्तान को चाइना को अपना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भूलना पड़ेगा। कल वो हो गया, कल ऑफिशियली उनका हो गया। चाइनीज फोर्सेस अभी पाकिस्तान में उतर भी गई है, वहां पे उनको काउंटर टेररिज्म समझा रही है। आगे जाके सीपेक में एक नया रूट बनने वाला है, वो बन जाएगा अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू। सर, ईरान के अंदर भारत का भी इंटरेस्ट है, ग्वादर पोर्ट इंडिया के पास भी है। तो एक तरह से क्लैश होने वाला है ईरान के अंदर भी। और मेरे हिसाब से आगे जाके ऑस्ट्रेलिया भी सोच सकता है कि जो उधर पोर्ट दिया हुआ है अदानी को, उसको भी स्क्रैप कर सकता है। तो ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेट्स जो है, उनकी जो लॉबी है, उनका $10 ट्रिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट है चाइना में रुका हुआ है। अब ये आखिरी 2 महीने हैं इनके पास। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब डेमोक्रेट्स आते हैं, चाइना को स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी से लेके वो उसको कॉम्पिटिटर बना देते हैं। जब ये रिपब्लिकन्स आते हैं, तो चाइना का स्टेटस एक एडवर्सरी हो जाता है। अब चाइना को भी मालूम है कि ट्रम्प साहब आने के बाद उनके ऊपर टैरिफ्स लगेंगे, उनके इंडिया स्ट्रांग होगा, तो वो सब उनको पहले से उनकी रेपुटेशन टार्निश कर रहे हैं, एक अटैक कर रहे हैं।
यूक्रेन में भी आपने देख लिया कि कैसे उनको अलाउ कर दिया है कि आप उनके मिसाइल्स को, आप उनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रशिया के भागों पे आप डाल सकते हैं। कल रशिया ने एक आईसीबीएम छोड़ा था, तो अभी तक यूक्रेन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब अमेरिका को मालूम पड़ गया है, अगर यूक्रेन ने वापस मिसाइल छोड़ा तो नेक्स्ट मिसाइल जाएगा लंदन पे, पेरिस पे और बर्लिन पे। रशिया इज वेरी क्लियर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास बहुत सारी मिसाइल्स है। आज वर्ल्ड के अंदर 6,500 न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास, अमेरिका के पास 5,850 है, और वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो सारी यूरोप की कॉन्टिनेंट को फ्लैट कर सकता है, वो रशिया के पास है। इतना बड़ा मेगाटन बॉम्ब है उनके पास। तो अमेरिका जानता है, अमेरिका प्रोवोक नहीं कर रहा था, वो एक तरह से एक पॉइंट तक ले जाता है कि लोग की सिचुएशन खराब हो जाए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, नेगोशिएशन में टाइम लगेगा। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, उन्होंने बोल दिया था कि मैं एक दिन में यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा। अब ये सिचुएशन इतनी खराब करती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को टाइम लगेगा। इट विल नॉट बी इजी फॉर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक क्रिएट बात कर है। दिया। लेकिन सर आज जो मुद्दा था वो है हमारा अदानी का, कि अदानी को टारगेट, यानी कि सर घर के अंदर से भी लोग कर रहे हैं, घर के बाहर से भी कर रहे हैं। सर वही बता रहा हूं, अब यहीं पे आता है इंडो यूएस रिलेशंस। जो इंडो यूएस रिलेशंस, जो ट्रम्प के आने के बाद मोदी और ट्रम्प की जो दोस्ती है, एवरीबडी नोस, जो पर्सनल इक्वेशंस है, इट इज डायरेक्टली टारगेटिंग द इंडो अमेरिकन रिलेशंस एज वेल। इंडिया और अमेरिका का डिफेंस पार्टनरशिप, इंडिया और अमेरिका के स्पेस कोलैबोरेशन, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज डिजाइन टू हर्ट मोदी हिमसेल्फ। तो आप ये भी देखिए कि इंडिया में बैठ के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इमीडिएटली अदानी को अरेस्ट कर लीजिए। वो यूएस के कोर्ट का जो एक छोटा सा कोर्ट है, इट इज नॉट इवन वर्थ एनीथिंग। उन्होंने सिर्फ एक कंप्लेंट दिया है, कि इंडाइटमेंट दिया है कि शायद हो सकता है, कोई मटेरियल प्रूफ पेश नहीं किया है। उनको लगता है, उनको फील हो रहा है। तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दैट थिंग? सर टाइमिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उससे ठीक 2 दिन पहले उठाकर ये चीज कर दिया, और ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया है कि हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, जेपीसी बिठाइए, अदानी को जेल में कीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट चालू होगा। ये टारगेट भारत है, भारत की तरक्की है। अगला जो बिल आना है वक्फ बोर्ड को हमने कबर में डालना है। ये सब कुछ ना हो जाए, क्या ये टूल किट राहुल गांधी की तरफ से ही शुरू नहीं की गई? सर मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि कोई भी फंड हाउसेस बहुत बढ़े हुए दाम पे वो लोग शेयर्स नहीं खरीदते हैं। कल उनको समझ में आ गया था कि जैसे ही महाराष्ट्र के इलेक्शंस आने वाले हैं, बीजेपी जीत रही है, ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स यही बता रहे हैं, तो उसके बाद शायद मार्केट बढ़ जाएगा। तो कल सुबह 4 बजे आईएसटी, सुबह 4 बजे उन्होंने रिपोर्ट निकाल दी। उसके अंदर सीधा ही बोल दिया कि अदानी को चार्ज कर दिया है, उनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल दिया गया है। उसके कारण अदानी के शेयर 25% नीचे गिर गए थे। और कल आप जब भी होता है कि अदानी के शेयर्स बाई करने के लिए भी उनको एक मौका मिल गया। एक तरह से दे आर इंजीनियरिंग क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट बिफोर, जैसे आपने बोला पार्लियामेंट सेशन में। फिर उन्होंने, आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी अभी सेबी के चेयरमैन के ऊपर भी फिंगर्स उठा रहे हैं। एक तरह से इंडिया का ग्रोथ के ऊपर भी निकाल रहे हैं, एक तरह से एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, कि गवर्नमेंट को घेरा जाए। पर सर आज देखिए अदानी के शेयर बढ़ने लगे हैं। कल जो मार्केट गिरा था, आज निफ्टी से कम 550 पॉइंट बढ़ा भी है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी। इसका मतलब ये है कि भारत की मार्केट में अभी भी कॉन्फिडेंस है। जितना जब भी मार्केट गिरता है, लोग आके इसमें बाइंग करते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर के हैं उन्होंने पैसा उनकी जेब से निकल रहा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सभी पैसे बनाए, कोई तो लूज करेगा। और जो ये सारा इंजीनियरिंग किया जा रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर अदानी को टारगेट करने के लिए, मैं पहले बोला, ये देश के अंदर से भी है और देश के बाहर से भी है। एंड अदानी इज कॉट बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स। अब इसमें सर से कैसे बाहर निकलेगा, कैसे लॉन्ग टर्म वो इस चीजों से बाहर निकलेंगे, सर ये भी बताइए मुझे। Sir, Adani is caught between the corporate warfare. He is being targeted by the opposition parties.
He is being targeted by China. He is being targeted by the Democrats. He is being targeted by George Soros, जो वहां के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो एक तरह से जब इतने लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इंडिया। इंडिया की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। वी आर ट्राइंग टू, एंड भारत की ऑपोजिशन भी उसको एंडोर्स कर रही है। इसका मतलब ये है कि एक टूल किट है, ग्लोबल टूल किट एम्पलीफाई किया जा रहा है। और इसके अंदर जैसे आपने बोला है कि कंटेंशियस वर्क बिल है, जो अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन में आने वाला है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम किया जाएगा। फ्यूचर में अब अदानी को फंड्स रेज करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसके कारण वो एक्सपेंशन प्लान नहीं देख पाएगा। उसका डायरेक्ट बेनिफिट चाइना को मिलेगा। या तो चाइना क्या करेगा, उस कंट्रीज में एक सब्सिडरी कंपनी खोल के वो सारे प्रोजेक्ट को लेगा। और इस आपको भी, और जो भी चाइना में जो इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर डेमोक्रेट्स ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, $10 ट्रिलियन का। और वो नहीं चाहते कि भारत की कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पे उनको कब्जा रहे। अभी देख, कल मैंने आपको ये भी बोला था कि सवाम पोर्ट उनके हाथ में है, हाइफा पोर्ट उनके हाथ में है। दिस वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अदानी वाज गोइंग टू ऑपरेट इन केनिया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। तो एक तरह से ग्लोबल ट्रेंड चला जा रहा है अदानी के खिलाफ। तो मेरा ये मानना है कि आगे भी जाके वी शुड बी रेडी फॉर मोर अटैक्स ऑन अदानी। वो होने वाला है सर, और 2 महीने और भी तकलीफ वाले काम हैं। जब तक ये बाइडेन प्रेसिडेंसी रहेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही है, आपने पहले बोल दिया था आखिरी 75 डेज बहुत भारी बनने वाले हैं भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। एंड मुझे लगता है बाइडेन भी आपकी वीडियोस देख रहा है कि भाई उमेश ने बोला है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर जाने से हमने पहले। सर हमने तो 5 नवंबर को ये बात कर दी थी। आपने जब लाइव सेशन किया था, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि ट्रम्प विल कम ऑन ओनली ऑन 20 जनवरी 2025। नेक्स्ट 74 डेज विल बी अ टफ फॉर 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 ट्रम्प, बिकॉज बाइडन ऐसा बेड़ा गर्क करके जाएंगे कि ट्रम्प को उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रम्प ने भी अपनी प्रेसिडेंसी में ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं जो ये चैलेंज ले सकते हैं। उनकी उनकी सारी कैबिनेट वो सब देख रही है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द पावर। उनको जब पावर ट्रांजिशन हो, ट्रम्प ओथ ले, उसी दिन से आप देखेंगे काम होना चालू हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 20 जनवरी के बाद क्या होता है। मैं अभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्या 20 जनवरी को ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये वक्त बताएगा। बट उससे पहले क्या कुछ और होना है आपके सामने है। अदानी नहीं, भारत अंडर अटैक है और हमारे लोगों ने जवाब भी दे दिया इन सारी इंटरनेशनल फोर्सेस को कि हम सुधरने वाले नहीं हैं, ना ही तुम्हारे ट्रैप में हम फंसने वाले हैं। आज स्टॉक मार्केट बढ़ गया है। सर एक और एक चीज नोट करिए, अमेरिकन कंपनीज एक दूसरे के खिलाफ कभी काम नहीं करती। वहां पे जो भी कंपनीज है, अमेजोन है, आप गूगल ले लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। मेरे हिसाब से इंडियन कंपनी शुड आल्सो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रादर देन बीइंग टूल्स ऑफ द वेस्टर्न हेज फंड्स। उनको दे शुड बी स्टैंडिंग विद द फेलो इंडियन कंपनी। ये अगर भारत की, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर ये सुन रही है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू काइंडली डिसस्ट फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ, अगर वो कर रहे हैं ये कॉर्पोरेट वॉरफेयर के हिसाब से, जैसे मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर डिसिस्ट करें। दैट वुड बी बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। क्योंकि पब्लिक आर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बात आ रही है, मीडिया भले उनके कंट्रोल में है, बट डेमोक्रेटाइजिंग जो इंफॉर्मेशन है व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रही है, और सबसे ज्यादा सब कुछ नजर आ रहा है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है सर। और एक चीज है, भारत के स्टॉक मार्केट में नाउ द इंडियन पब्लिक इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। पहले जैसा नहीं है सर। आज कम से कम 10 से 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स है स्टॉक मार्केट में। तो 10 करोड़ से 11 करोड़ इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर क्लास, एंड दे आर सीइंग एवरीथिंग। अगर आप ये कुछ भी काम कर रहे हो विच इज अगेंस्ट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। इतना ही बोलूंगा सर। जय सियाराम, जय हिंद। जय हिंद सर।